गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की एजी बायो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टिड्डे के बारे में। इसे बेसिकली बोलते हैं ग्रास हॉपर। इससे पहले हमने कातरा और वाइट गर्भ सफ़ेद लब के बारे में पढ़ लिया था। आज चालू कर रहे हैं अपना टिड्डा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपने घास के मैदान में खेत के अंदर एक लंबा सा कीड़ा जो उछलता रहता है देखा होगा, जिसे साधारण तौर पर फुदका भी कहते हैं। यही है ग्रास हॉपर, घास में उछलने वाला कीड़ा या घास फुदका भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की। इसका साइंटिफिक नेम होता है सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। सिस्टोसर्का इसका वंश है, ग्रिगेरिया इसकी जाति है। सिस्टोसर्का इसका वंश, ग्रिगेरिया इसकी जाति है। ये था अपना पहला पॉइंट इसके अंदर, क्योंकि अपन जितने भी इंसेक्ट की बात करेंगे, कीटों की बात करेंगे, उसमें सबसे पहले बात करते हैं उसके वैज्ञानिक नाम की, फिर करते हैं उसका वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं इसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में आपको चार चीज़ें तो मालूम पड़ी गई होगी। दो चीज़ें जो वर्गीकरण की होती है, जीनस और स्पीसीज, ये इसके साइंटिफिक नेम में आ जाती है। और दो जो संघ और वर्ग है वो सब में कॉमन है, आर्थ्रोपोडा और वर्ग इंसेक्टा। बात रही गण की और कुल की, तो गण होता है इसका ऑर्थोप्टेरा और कुल होता है एक्रिटिडी। तो देखिए, इसका संघ है आर्थ्रोपोडा, इसका वर्ग है इंसेक्टा। संघ वर्ग ये दोनों हर इंसेक्ट में कॉमन रहेंगे। फिर बात करते हैं इसके गण की। गण है इसका आर्थोप्टेरा। और इसका जो कुल है वो है एक्रिटिडी। एक्रिटिडी। फिर रही बात इसके वंश की, तो वंश है सिस्टोसर्का और जाति हो गई इसकी ग्रिगेरिया। तो ये हो गया इसका वर्गीकरण। तो देखो, वर्गीकरण में संघ ऑर्थोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण ऑर्थोप्टेरा, कुल एक्रिटिडी, वंश सिस्टोसर्का और जाति हो गई ग्रिगेरिया। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इस कीट की। तो बच्चों, ये जो कीट होता है टिड्डा, ये अंतर्राष्ट्रीय शत्रु है। अब इसे अंतर्राष्ट्रीय शत्रु क्यों कहा? अभी आपने देखा थोड़े दिनों पहले टिड्डे का प्रकोप चल रहा था, अभी भी चल रहा है कई क्षेत्रों के अंदर, कई राज्यों के अंदर। तो ये दूसरे देश से अपने देश में आया, यानी पाकिस्तान से भारत में आया, तो वहाँ से यहाँ आया। यहाँ इसके लिए कोई बॉर्डर लागू नहीं होता है, तो इसीलिए ये पूरे दुनिया के अंदर पाया जाता है और किसी भी देश के अंदर संक्रमण कर सकता है। पैदा कहीं और होता है, जनन कहीं और करता है और संक्रमण कहीं और दिखाता है। तो इसीलिए ये विश्वव्यापी है और इसे अंतर्राष्ट्रीय शत्रु के रूप में माना जाता है। टिड्डों की पूरे विश्व के अंदर जो ये कीट है, इस कीट की लगभग 5000 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी स्पीसीज है? 5000 जातियां पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर पाई जाती है। इनमें से केवल 9 प्रजातियों को ही टिड्डा कहते हैं। कितनी प्रजातियों को? केवल 9 प्रजातियों को। ये अपन टॉपिक पूरा करते हैं, उसके बाद में टिड्डे और फड़के में अंतर देखेंगे। सभी जितने भी ये कीट हैं उनको फड़का कहा जाता है, लेकिन उनमें से केवल कितने 9 प्रजातियों को भारत में टिड्डे की संख्या दी जाती है। ठीक है। और भारत में जो मुख्य रूप से टिड्डियां पाई जाती है वो 3 प्रकार की पाई जाती है। कितनी? भारत में टिड्डियों की 3 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से एक है रेगिस्तानी टिड्डी, दूसरी है प्रवासी टिड्डी और तीसरी है बम्बैया टिड्डी। तो शुरू करते हैं अपन इन टिड्डियों के बारे में। पहली है रेगिस्तानी। रेगिस्तानी
टिड्डी, दूसरी है प्रवासिनी, तीसरी है बम्बैया। ये 3 प्रकार की टिड्डी भारत में मूल रूप से पाई जाती है, रेगिस्तानी, प्रवासिनी और बम्बैया। जो रेगिस्तानी टिड्डी होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है और इसको अपन कहते हैं सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, इसी का नाम है। अपन इसी को डिटेल ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे विनाशकारी हो गई और यह प्रजाति पूरी दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में पाई जाती है और इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 3 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये पाई जाती है। पूरे विश्व के अंदर 3 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाई जा रही है, यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर इसका स्कोप, इसका प्रकोप फैला हुआ है। ठीक है, शुरू करते हैं दूसरी टिड्डी। फिर बात कर रहे हैं प्रवासिनी टिड्डी। प्रवासिनी टिड्डी को बोलते हैं लोकस्टा माइग्रेटोरिया। लोकस्टा माइग्रेटोरिया ये जो टिड्डी होती है ये मूल रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। इस टिड्डी की जो खास बात है बच्चों वो है कि यह साल में 2 बार प्रजनन की क्रिया करती है और जिसके कारण इसकी अनेक पीढ़ियां पैदा होती है, क्योंकि 2 बार जनरेशन करने पर, 2 बार प्रजनन करने पर रेगुलर जीवन चक्र या संख्यात्मक रूप से ये अपनी संख्या में बहुत कम समय में तेजी से बढ़ाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं टिड्डी नंबर 3। फिर बात करते हैं टिड्डी नंबर 3 जिसे बोलते हैं बम्बैया टिड्डी या बॉम्बे लॉकस्ट। भारत में टिड्डी की यह प्रजाति पतंगा सक्सिक्टनेटा, पतंगा सक्सिंटा पतंगा सक्सिंटा नाम से जानी जाती है, जो गुजरात से लेकर तमिलनाडु के बीच सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। इसकी वयस्क जो अवस्था होती है वो रेगिस्तानी टिड्डी से छोटी होती है और साल में इसकी केवल 1 पीढ़ी आती है। ठीक है, वापस नोट करना, देखो खास बात क्या आई कि इसका आकार जो होता है वो रेगिस्तानी टिड्डी से छोटा होता है और साल में इसकी 1 जनरेशन, 1 पीढ़ी आती है। ठीक है, तो ये थे टिड्डियों के प्रकार जो भारत में पाई जा रही हैं प्रजातियां, उनके बारे में अपन ने बात कर ली। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो बच्चों लक्षणों की जो बात करेंगे उसके अंदर एक सिद्धांत काम करता है जिसे बोलते हैं प्रावस्था सिद्धांत। ठीक है, देखते हैं उसको। टॉपिक का नाम है अपना लक्षण। लक्षण में अपन देख रहे हैं प्रावस्था सिद्धांत। ये जो कीट होता है, जो अपना टिड्डी कीट है, इस टिड्डी रेगिस्तानी टिड्डी के अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं, डिस्क्राइब जिसका कर रहे हैं वो है रेगिस्तानी टिड्डी। तो रेगिस्तानी टिड्डी की मूल रूप से 2 प्रावस्थाएं पाई जाती है। कितनी प्रावस्था पाई जाती है? 2 प्रावस्थाएं। एक तो होती है कौन सी? सोलेटरी यानी एकल प्रावस्था, और एक होती है यूथी प्रावस्था। एकल प्रावस्था जिसमें अकेला रहता है और यूथी प्रावस्था में समूह के रूप में रहते हैं। तो एकल प्रावस्था जो होती है, इस प्रावस्था में टिड्डियों की संख्या क्या होती है? विरल, मतलब फैली हुई होती है। और एकल प्रावस्था में जो इसके निम्फ होते हैं, निम्फ कौन से होते हैं? टिड्डी ने अंडे दिए, अंडों से जो निकलते हैं उनको बोलते हैं निम्फ। तो एकल प्रावस्था में जो निम्फ निकलते हैं वो हरे रंग के होते हैं, और जैसे जैसे ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, वयस्क अवस्था में बदलते हैं, वैसे वैसे इनका रंग गहरा मटमैला होता जाता है और साधारण तौर पर ये एक साधारण टिड्डे की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो देखो प्रावस्था में एकल प्रावस्था होती है और एक होती है यूथी प्रावस्था। तो एकल प्रावस्था मैंने आपको बताया, वापस सुनिए। एकल प्रावस्था में टिड्डी की संख्या कैसी होती है? फैली हुई होती है, और इसके जो निम्फ होते हैं, निम्फ क्या हुआ? अंडे से निकला हुआ सदस्य जो वयस्क नहीं है।
तो निम्फ होते हैं वो निम्फ कैसे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, लेकिन जैसे ही ये वयस्क में बदलेंगे तो इनका रंग मटमैला हो जाता है और ये साधारण टिड्डे के जैसे व्यवहार करते हैं। ये तो था कौन सा, एकल प्रावस्था। अब बात करते हैं यूथी प्रावस्था, फिर बात करते हैं यूथी प्रावस्था। इस प्रावस्था में जो निम्फ होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में समूह के रूप में पाए जाते हैं और इनके जो निम्फ होते हैं वो गहरे रंग के या काले रंग के होते हैं और इनका जो उड़ने का टाइमिंग होता है, उड़ने की प्रोसेस होती है वो एक अलग टाइप का। ये एक बेल्ट वाइज, मतलब इतने यहाँ उड़ रहे हैं, फिर इतने इधर उड़ेंगे, फिर ऐसे 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 उड़ते हैं, यानी एक पर्टिकुलर रेंज वाइज उड़ान भरते हैं। और जैसे जैसे ये क्या होता है विकसित होते हैं वैसे वैसे इनका रंग पीला और अपरिपक्व अवस्था में इनका रंग गुलाबी रंग का हो जाता है। तो ये इनकी विशेषता थी, लक्षण अपन यही बात कर रहे हैं। तो टिड्डे के पहचान की कि कौन सा एकल है कौन सा यूथी है, आप इसी आधार पर इनकी पहचान करोगे। फिर बात करते हैं टिड्डे के अंदर एक अवस्था यानी एकल अवस्था से यूथी अवस्था में जो बदलाव होता है, बदलने वाली अवस्था होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट प्रावस्था। एकल प्रावस्था से यूथी प्रावस्था में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसिएंट प्रावस्था। तो इस आधार पर टिड्डे कितनी अवस्थाएं हो गई, 1, 2 और 3 प्रावस्थाएं सामने आती है। तो वापस नोट कीजिए कि टिड्डी का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में जो रूपांतरण होता है उस रूपांतरण को बोलते हैं अपन ट्रांसिएंट प्रावस्था। एकल प्रावस्था वाली टिड्डी जो होती है वो साधारण टिड्डे के जैसे व्यवहार करती है, लेकिन इनकी जो अंडे होते हैं वो अलग अलग दूरी पर दिए जाते हैं। वापस बात कीजिए कि एकल प्रावस्था वाली टिड्डी एक साधारण टिड्डे के समान व्यवहार करती है, लेकिन जो इसमें समस्या आ रही है वो क्या आ रही है कि ये अंडे अलग अलग दूरी पर देते हैं जो इनके अंदर अनुकूलता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। एकल प्रावस्था से यूथी अवस्था में रूपांतरण जब टिड्डी का होता है तब इस प्रावस्था में बहुत ज़्यादा मात्रा में जनन क्रिया होती है और जनन की क्रिया होने के साथ साथ इनके अंदर लंबी उड़ान भरने की प्रक्रिया चलती है, जिससे इसका जो नाम सार्थक होता है अंतर्राष्ट्रीय शत्रु, यानी ये बहुत लंबी दूर तक उड़ान तय करती है और ये कभी कभी एक देश से दूसरे देश में भी पहुंच जाती है। ये विशेषता होती है। और इन तीनों प्रावस्थाएं कौन कौन सी, सबसे पहले एकल प्रावस्था, फिर ट्रांसिएंट और फिर कौन सा गई यूथी। इन तीनों प्रावस्थाओं की जो संरचना होती है, जो इनका स्वभाव होता है, जो इनका शारीरिक बनावट होता है, जो इनका आकार होता है, जो इनका रंग होता है, वो तीनों प्रावस्थाओं में एक दूसरे से अलग होता है। यानी हम इनको बाह्यतम तौर पर देखकर इनके स्वभाव के आधार पर, इनके शारीरिक बनावट के आधार पर, इनके आकार के आधार पर, इनके रंग के आधार पर इनमें अंतर कर सकते हैं। तो ये सामान्य कौन कौन सी एकल, यूथी और ट्रांसिएंट प्रावस्था का आपने डिस्क्रिप्शन कर लिया। अब बात करते हैं अगला पॉइंट जो है इसके पोषक पादप। पोषक पादप, ये जो टिड्डा होता है ये किन किन पादपों से पोषण प्राप्त करता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं खरीफ की फसल के कीट, तो बेसिकली खरीफ की फसलों के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। खरीफ में बोई जाने वाली लगभग सभी फसलें जैसे बाजरा, मूंगफली, मिर्च, गंवार, मूंग, सब्जियां, फल, यहाँ तक कि पेड़ों को भी यह नहीं छोड़ता, यानी यह लगभग सभी पादपों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। केवल कुछ प्रजातियां हैं जैसे आक, नीम, धतूरा, जामुन, शीशम और अंजीर। वापस सुनिए, आम नहीं, आक, नीम, जामुन, धतूरा और शीशम और साथ में अंजीर, इनको छोड़कर ये किसी पादप को नहीं छोड़ता है। ये इन पादपों के ऊपर तो निवास नहीं करता, इन पादपों को क्षतिग्रस्त नहीं करता, लेकिन इसके अलावा जितने पादप बच गए सबको क्या करता है, ये संक्रमित कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत विनाशक, एक तरह से विनाशकारी कीड़ा है ये,
मतलब ये पर्याय है तबाही का। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी क्षति और इसका महत्व। तो क्षति के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, जैसे पोषक पौधे बताए, तो उन पोषक पौधों को निवास कर रहा है तो उन पोषक पौधों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। और महत्व की बात करें तो इसकी क्षति, फिर बात करते हैं क्षति और महत्व। जो टिड्डे का निम्फ और एडल्ट यानी वयस्क दोनों प्रजातियां बहुत डेंजरस होती हैं और ये दोनों ही क्षतिकारक अवस्थाएं होती हैं। अभी मैंने बताया आपको कि कुछ पादप जैसे आक है, नीम है, जामुन, धतूरा, शीशम, अंजीर, इनको छोड़कर ये सभी पादपों को क्या करता है, पूर्ण रूप से खा जाता है, नष्ट कर देता है। इसकी जो क्षति की मात्रा है, क्षति की प्रतिशतता है, वो इनके समूह पर निर्भर करती है कि समूह में सदस्य संख्या कितनी है। जितने ज्यादा सदस्य उतना ज्यादा विनाश। ठीक है, तो ये था इसका क्षति और इसका महत्व। फिर बात करते हैं अपन अगला टॉपिक जो है इसका इंपॉर्टेंट, जीवन चक्र। जीवन चक्र, देखो जीवन चक्र की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा। आपको एक डायग्राम भी दिखा रहा हूं मैं जीवन चक्र का। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं जीवन चक्र का। आपने डायग्राम देख लिया होगा, तो उसमें देखा आपने वयस्क ने अंडे और अंडे से छोटे टिड्डे से लेकर बड़े टिड्डे तक रूपांतरण दिखाया गया। सिर्फ उनके आकार में बदलाव हुआ है, बाकी उनमें कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला। तो इस जो क्रमिक अवस्थाएं जो आपने देखी थी, इन्हीं क्रमिक अवस्था को बोलते हैं निर्मोचन। तो पहले टिड्डे की बाह्य शारीरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, फिर बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। तो देखो टिड्डे का जो शरीर होता है, टिड्डे का जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। एक तो होता है सिर, वक्ष और उदर। इस टाइप से इसके क्या होते हैं, पैर होते हैं। बेसिक संरचना की बात जब आप करेंगे तो इस टाइप का सा टिड्डा आपको दिखाई देता है। ये होता है इसका सिर, ये होता है इसका वक्ष और ये होता है इसका उदर। ये जो पंख देख रहे हैं ये पंख हैं इसके, उड़ने वाले और ढकने वाले। ये हैं इसकी कूदने वाली टांगे, कूदने वाली टांगे। और ये होती है इसकी चलने वाली टांगे। ये होते हैं इसके स्पर्शक और ये होता है इसका नेत्र। और यहां हो गए इसके मुखांग। तो टिड्डे का आप संरचना देखते हो तो उसमें क्या क्या दिख रहा है, शरीर 3 भागों में बटा हुआ है, सिर, वक्ष और उदर। क्लियर है। फिर शरीर पर पंख पाए जाते हैं, पंख इसको ढकने का कार्य। टिड्डे की संरचना आप देख रहे हो, इसकी संरचना में 3 भाग हैं, सिर, वक्ष और उदर। उदर के भाग को ढकने के लिए इसमें पंख पाए जाते हैं। फिर इसमें पश्च क्या है, आपको ये जोड़ी टांगे दिख रही है। पंख उड़ने के साथ साथ शरीर ढकने का भी काम कर रहे हैं। और ये जो पैर होते हैं ये केवल उछलने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं कूदने वाली टांगे। आगे वाली टांगे आपको दिख रही है, ये टांगे होती है किसके लिए, ये चलने के लिए होती है, इनके द्वारा ये चलता है। ठीक है। और ये जो इसका सिर है, सिर भाग के अंदर क्या पाया जा रहा है, नेत्र पाए जा रहा है, स्पर्शक पाए जा रहे हैं और मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये इसके मुखांग की बात हो गई। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। और अब स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर अब हमको क्या करना है, इसका जीवन चक्र देखना है। कैसे देखना है, क्योंकि इसका जो अर्भक या निम्फ होता है और वयस्क होता है वो उसके आकार में बदलाव होता है, बाकी संरचनाएं इक्वल सी पाई जाती है। तो जीवन चक्र के अंदर जो टिड्डी का लैंगिक
रूप से परिपक्व जो वयस्क अवस्था होती है वो पीले रंग का होता है और मैथुन क्रिया के लिए हमेशा ये प्रिपेयर रहता है। मादा जो मूल रूप से अंडे देने के लिए जिस स्थान का चयन करती है वो होती है बलुई मिट्टी, और बलुई मिट्टी के अंदर वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई के अंदर अंडे देती है। ठीक है, मादा जो टिड्डी होती है वो मूल रूप से बलुई मिट्टी में अंडे देती है, और बलुई मिट्टी में जो अंडे देती है वो लगभग जमीन के अंदर 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में दिए जाते हैं। अंडों की जो संख्या होती है वो 50 से 150 के समूह में अंडे दिए जाते हैं, और एक मादा अपने एक बार में लगभग 500 तक अंडे दे सकती है। एक मादा 500 तक अंडे दे सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे दिए जाते हैं। और अंडे जो होते हैं वो चावल के दाने के आकार के होते हैं और ये हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं अपन इनकी लंबाई की। तो अंडे की जो लंबाई होती है वो 7 से 8 mm लंबा होता है और लगभग 1 mm तक मोटा होता है। 7 से 8 mm लंबा और 1 mm मोटा होता है। अंडों का जो हैचिंग पीरियड होता है, अंडों का स्फुटन काल, स्फुटन काल कहते हैं किसको, कि जब अंडे मादा के शरीर से बाहर निकले और उसके बाद ये मिट्टी में रह गए और उनसे टूटकर उनसे शिशु जो निकलता है उस पीरियड को बोलते हैं हैचिंग पीरियड। तो हैचिंग पीरियड इसका होता है लगभग 10 दिन से लेकर 40 दिन का होता है। अंडों से छोटे लट के आकार के क्या निकलते हैं, निम्फ बाहर निकलते हैं, और ये तेजी से क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर चलते रहते हैं, और ये बहुत तेजी से अपने शारीरिक बदलाव भी करते हैं। अपने जीवन चक्र के अंदर टिड्डा लगभग 5 बार निर्मोचन की क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप यह वयस्क अवस्था में बदल जाता है। इसमें जो निर्मोचन की प्रक्रिया होती है वो लगभग पूर्ण विकसित वयस्क अवस्था में आ जाने के बाद में इसमें जो निर्मोचन की प्रक्रिया होती है वो 3 से निर्मोचन के बाद लगभग 3 से 10 सप्ताह में जो इसका जो वयस्क होता है, 3 से 10 सप्ताह के अंदर जो निर्मोचन काल के बाद में यह वयस्क में बदल जाता है। पूर्ण विकसित जो वयस्क होता है वह 10 से 15 दिन में पूरी तरह से जनन क्रिया करने के लिए मैच्योर हो जाता है और फिर जनन क्रिया प्रारंभ कर देता है। टिड्डा वर्ष में 2 बार क्या करता है, अंडे देते हैं। एक देते हैं शीत ऋतु में और एक देते हैं ग्रीष्म ऋतु में। तो दोनों बार अंडे देने के कारण इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इसका अपन डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल एक लाइनर डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये देखो, ये है वयस्क, इसने दिया अंडा, अंडे से निकला निम्फ। अब निम्फ 5 बार निर्मोचन करता है। तो देखो, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट निर्मोचन, सेकंड निर्मोचन, थर्ड निर्मोचन और फोर्थ निर्मोचन और फिफ्थ निर्मोचन। तो यहाँ बोलते हैं इनकी जो अवस्था होती है उसका नामकरण जो हम करते हैं वो करते हैं निम्फ फर्स्ट या निर्मोचन, निर्मोचन फर्स्ट, निर्मोचन सेकंड, निर्मोचन थर्ड, निर्मोचन फोर्थ और निर्मोचन फिफ्थ। इसको बोलते हैं निम्फ, 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 निम्फ और निम्फ। यहाँ वयस्क, तो ये देखो 1 2 3 4 5 इसकी निम्फ अवस्थाएं आएंगी। ठीक है, 5 इसके निम्फ अवस्थाएं आएंगी, 5 निर्मोचन अवस्था, उसके बाद में ये वयस्क अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जीवन चक्र है। क्लियर है? यहां से लेकर यहां
ये तो हो गया लव के जैसा। उसके बाद में यहां से लेकर यहां केवल आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके प्रबंधन की, मैनेजमेंट की। तो जब संख्यात्मक बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मैनेजमेंट बहुत टिपिकल सा होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रबंधन। जो अपन पढ़ते हैं, प्रबंधन मूल रूप से 3 भागों में बटा होता है। एक होता है सस्य प्रबंधन, एक पढ़ते हैं अपन जैविक प्रबंधन, और एक होता है रासायनिक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में अपन खेती के तरीके में बदलाव करके या फिर खेत में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके ही संख्या को कंट्रोल करते हैं। जैविक प्रबंधन में हम किसी न किसी सूक्ष्म जीव या किसी परभक्षी कीट पक्षी जंतु की द्वारा उनको कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और रासायनिक प्रबंधन के अंदर हम किसी न किसी रासायनिक औषधियों का, रसायनों का प्रयोग करके उसको कंट्रोल करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले जो सस्य प्रबंधन है, ठीक है। प्रबंधन 3 तरह का है। सबसे पहले सस्य प्रबंधन, फिर है जैविक प्रबंधन, और फिर है रासायनिक प्रबंधन। तो बच्चों, जो सस्य प्रबंधन होता है वो रात्रि में या सूर्योदय से पहले एक जगह पर इकट्ठा जितने भी निम्फ होते हैं उनको आग फेंकने वाला, जैसे आपने देखा होगा वेल्डिंग मशीन होती है तो उसमें वेल्डिंग किसकी लपट निकलती है, वैसे ही एक आग फेंकने वाला इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें आग की फुहार निकलती है लंबी सी। तो अगर कहीं पर जैसे इस जगह टिड्डे बहुत सारे बैठे हैं तो दूर से उसमें उसको चालू कर उसकी लपट वहां तेजी से फेंकी जाती है जिससे वो जलकर नष्ट हो जाए। ये स्टार्टिंग जो निम्फ स्टेज होती है उनको नष्ट करने के लिए, क्योंकि वो उठ तो सकते नहीं है तो वहां पर उनको नष्ट किया जा सकता है। फिर उसके अलावा अगर फसल में होने वाले नुकसान है उसको कंट्रोल करना है तो 0.1% नीम की जो निम्बोली होती है, निम्बोली के तेल, नीम की जो निम्बोली होती है उसका जो तेल उसको निकालकर उसका स्प्रे करके फसल को इसके इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है, क्योंकि नीम को यह पसंद नहीं करता है। ये था इसका सस्य प्रबंधन। अब बात करते हैं अगला, जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन की प्रक्रिया होती है वो, उसके लिए एक बीटल है, एक भृंग है, टॉक्सोप्रोसेरस, जो ये भृंग होता है, यह भृंग इसके अंडों को बड़े शौक से खाता है। इसके अंडों को खाकर क्या करता है, नष्ट कर देता है। उसके अलावा बीटी नाम सुना आपने, बेसिलस थुरिंजिनेसिस, बेसिलस थुरिंजिनेसिस जो कीट है वह भी टिड्डे के जैविक कंट्रोल के लिए बहुत ही बढ़िया इफेक्टेबल संसाधन है। उसके अलावा परभक्षी पक्षियों की बात करें तो मैना है, स्टर्लिंग बर्ड है, मैना, स्टर्लिंग बर्ड, ये पक्षी होते हैं, ये बड़े शौक से इनको खाते हैं और खाकर इनकी संख्या को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये था इसका कौन सा, जैविक प्रबंधन। अब शुरू करते हैं अपन इसका रासायनिक प्रबंधन। तो देखिए रासायनिक प्रबंधन, यहाँ अपन ने किसकी बात की, जैविक संसाधनों की। यहाँ अपन ने बात की खेती के तरीके या अपने पास उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके नष्ट करना। यहाँ हमने पूरी तरह से बायोलॉजिकल फैक्टर्स का यूज किया है। अब यहाँ हम केमिकल फैक्टर्स का यूज करने वाले हैं। तो देखिए आप, जो रासायनिक प्रबंधन होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि उसमें कीटों के साथ साथ फसल को, मृदा को भी थोड़ा नुकसान होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो कीट जब प्रजनन का जो इसका स्थान होता है उस स्थान के चारों ओर
जैसे यहाँ प्रजनन की क्रिया होती है तो इस क्षेत्र के चारों ओर क्या कर देना चाहिए, गहरी नाली बनाकर उसमें 2% लिंडेन चूर्ण, 2% लिंडेन चूर्ण का भुरकाव कर देना चाहिए। 2% लिंडेन चूर्ण का भुरकाव करने से इसके जो नवजात जो निम्फ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगर वहाँ अपन छोड़ देते हैं, वहाँ ये प्रोसेस नहीं हो पाई, तो फिर जैसे ही वो आवास जहाँ से वो पैदा हुए वहाँ से वो आगे रवाना होते हैं, और इनका जो रवाना होने का समय होता है वो होता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग। तो उनके रास्ते के अंदर क्या कर दें, जो इसका घास फूस का चारा होता है वो बिछा देना चाहिए, और उसमें क्या करना चाहिए, सोडियम फ्लोरोसिलिकेट, सोडियम फ्लोरोसिलिकेट, ये ऐसे ये पॉइजन है, ये पॉइजन उसके चारे में मिला दिया जाए तो वो रास्ते में उनको खाएगा, और खाते हैं पर उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। तो उससे उसकी संख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था इसका रासायनिक प्रबंधन। तो देखिए यहाँ पर ना टिड्डी पूरा होता है, क्या क्या पढ़ा टिड्डी में अपन ने। तो टिड्डी में सबसे पहले अपन ने इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, फिर अपन ने किया इसका वर्गीकरण, उसके बाद में हमने जो भारत में मुख्य प्रजातियां पाई जा रही है उनके बारे में बात की, फिर हमने उसके लक्षणों के अंदर परावस्था सिद्धांत जिसमें एकल और द्वितीय की बात की, फिर हमने बात की पोषक पादप, कौन कौन से पोषक पादप है जिससे वो पोषण प्राप्त करता है, फिर हमने बात की उसकी क्षति और उसके महत्व के आधार पर, फिर हमने जीवन चक्र का अध्ययन किया, जीवन चक्र के अंदर उसका स्फोटन काल देखा, कितने अंडे दे सकती है, ये सारी चीज़ें अध्ययन की, फिर हमने जीवन चक्र का लाइनर डायग्राम देखा, फिर हमने उसका मैनेजमेंट देखा, मैनेजमेंट 3 प्रकार में देखा, सस्य, जैविक और रासायनिक। तो इस प्रकार से इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। ठीक है, अब अपन अगली क्लास में नेक्स्ट कीट जो है चने का फली छेदक वो अपन शुरू करेंगे। तो आपको इसके नोट्स और PDF भेज दी जाएगी, बने रहिए। ओके।